हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी। नाउ इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है यूरोप बिटवीन द वॉर्स के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप के अंदर क्या चल रहा था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में। बट मैं ये बताता चलूं कि ये चैप्टर और इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स आपके क्लास 10th के एग्जाम, एएमयू 11th एंट्रेंस और जामिया मिलिया के 11th एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें आप हमारे साथ। और हाँ, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी में किस ईयर में पावर में आया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 1933, बी 1934, सी 1935 या फिर डी 1936। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट्स इन यूरोप कि यूरोप के अंदर क्या डेवलपमेंट्स चल रहे थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये एक बहुत ही तबाहकुन जंग थी। इसमें 4 करोड़ से ज्यादा इंसान कत्ल किए गए और बहुत ज्यादा एडवांस मशीनरी, वेपनरी इसमें यूज की गई, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई, जिसके चलते करोड़ों बेगुनाह इंसान इसमें कत्ल कर दिए गए। ना तो जब हम यूरोप की तरफ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि जो सेंस इतनी बड़ी वॉर के और इतने ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद जो सेंस प्रीवेल करना चाहिए था, यूरोप के अंदर अभी भी वो सेंस प्रीवेल नहीं कर रहा था। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली अभी भी जो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनको लेकर कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद यूरोप में जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज वहां परफॉर्म हुई थी उनको कुछ ही साल में खत्म कर दिया गया और उसकी जगह डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स पावर में आ गई, जिसके नतीजे में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटेन जैसा कंट्री, वहां पर क्या डेवलपमेंट चल रहे थे। वहां पर 1931 में जाकर एक गवर्नमेंट बनी जिसमें के कंजर्वेटिव्स, लेबर्स और लिबरल पार्टीज शामिल थे। और ये जो गवर्नमेंट थी इसने कुछ स्टेप्स लिए ओवरकम करने के लिए जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी उनको, और जो वहां पर एक फाशिस्ट मूवमेंट खड़ा हो चुका था ब्रिटेन के अंदर। बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कंट्रीज अपने इंटरनल मैटर्स में इतने ज्यादा उलझे हुए थे, या फिर बाहर जो कॉलोनीज के आउटसाइड के मैटर्स थे उसमें इतने ज्यादा उलझे थे कि ये इस बात पर नजर ही नहीं रख पाए कि इनके यहाँ किस तरह से फाशिस्ट मूवमेंट खड़ी हो रही है। बट ब्रिटेन ने टाइम रहते इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए और इसको ओवरकम करने की कोशिश की। फिर बात करें अगर हम फ्रांस को लेकर डेवलपमेंट्स की, तो फ्रांस में भी हम ये देखते हैं कि वहां पर भी कई सारी गवर्नमेंट्स बनी और वो गिर गई। बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फ्रांस था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फ्रांस, ब्रिटेन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते भले थे लेकिन फिर भी इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जंग की वजह से। तो यहाँ पर जो फ्रांस था उसने जर्मनी के कई सारे एरियाज को कंट्रोल कर लिया था और उसके रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर रहा था। बट उसके बावजूद भी फ्रांस की इकोनॉमी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट्स बनी और गिर गई। और यहाँ पर हम एक और कमाल की बात ये देखते हैं कि फ्रांस में जो गवर्नमेंट बनी वहां पर बैंकर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर भी गवर्नमेंट बना ली, जिससे कि फ्रांस में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाकी नहीं रही और जिसके नतीजे में वहां पर भी फाशिस्ट मूवमेंट अपना सर उठाने लगे और फ्रांस में एक वायलेंस की सूरत हाल पैदा हो गई। तो फ्रांस को इस फाशिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस से निपटने के लिए, इन चीजों से निपटने के लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसमें कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और रेडिकल सोशलिस्ट शामिल थे और ये गवर्नमेंट बनी इन 1936। इस गवर्नमेंट को पॉपुलर फ्रंट गवर्नमेंट भी बोला गया, जो कि 2 साल तक वहां पर बाकी रही और इसने फ्रांस में काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। देन एक और कंट्री, इटली।
जो कि यूरोप का एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो वहां पर क्या डेवलपमेंट्स चल रहे थे। तो इटली के अंदर भी जर्मनी की ही लाइंस पर वहां पर भी मूवमेंट्स चल रहे थे। जैसे कि जर्मनी में जो नाजिज्म का मूवमेंट था जिसको के लीड कर रहा था हिटलर, सिमिलरली इटली के अंदर वहां पर फाशिज्म का मूवमेंट चल रहा था, उसी लाइन पे जिस लाइन पे हिटलर का नाजिज्म का मूवमेंट था। और ये जो फाशिस्ट मूवमेंट था ये इटली के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और इसको लीड कर रहा था बेनिटो मोसोलिनी। और ये है आपके स्क्रीन पर बेनिटो मोसोलिनी की पिक्चर, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हिटलर और बेनिटो मोसोलिनी की कितनी अच्छी दोस्ती है। तो हिटलर और बेनिटो मोसोलिनी की लीडरशिप में ही बेसिकली ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी ये लड़ी गई थी। तो खैर वो हम बाद में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो फाशिज्म का मूवमेंट था ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो बेसिकली किया गया था अगेंस्ट द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। बिकॉज यहाँ पर बेनिटो मोसोलिनी जो था वो अपने इंपीरियल एम्बिशंस को सेटिस्फाई करना चाहता था, और जो इटली की गवर्नमेंट थी वो डोमिनेटेड थी बाय द कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड्स, जो कि एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो 1921 के इलेक्शंस में हम ये देखते हैं कि बेनिटो मोसोलिनी की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद उसकी पार्टी को जो इटली के किंग थे वो यहाँ पर इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर एक गोली चलाए बगैर मोसोलिनी इटली में पावर में आ जाता है, जो के एडवोकेट करता है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को, और जो के एक थ्रेट थी डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म इन यूरोप। नाउ तो अब इस लेक्चर को सम अप करते हुए हम ये देखते हैं कि यूरोप में क्या सिनेरियो डेवलप हुआ। तो ब्रिटेन और फ्रांस, जहां पर के फाशिस्ट मूवमेंट खड़े हो रहे थे, नाजिज्म को लेकर सपोर्ट के लिए लोग वहां पर खड़े हो रहे थे, उन्होंने किसी तरह से अपनी इंटरनल सिचुएशंस को कंट्रोल करते हुए अपने कंट्रीज को एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाए रखा। बट जो उनके फॉरेन पॉलिसीज थे वो कंड्यूसिव नहीं थे फॉर द डेमोक्रेसी, बिकॉज वो खुद भी तो एक इंपीरियल पावर थे। वो ये तो चाहते थे कि वहां डेमोक्रेसी रहे, बट वो ये नहीं चाहते थे कि कॉलोनीज में डेमोक्रेसी आए। तो उनकी इन्हीं सब पॉलिसीज के चलते जो यूरोप के और दूसरे पार्ट्स थे वहां पर डेमोक्रेसीज को काफी ज्यादा खतरा पैदा हो चुका था, जिससे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। देन फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो एक खतरनाक तरीके से हम ये देखते हैं कि इटली में फाशिज्म और जर्मनी में नाजिज्म की जो कामयाबी थी, इसने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर को शुरू कराने में एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही पिवोटल रोल प्ले किया है। तो ये था होल सिनेरियो बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर इन द यूरोप। तो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं और वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि जर्मनी में किस ईयर में एडोल्फ हिटलर पावर में आया था। तो इसका राइट आंसर है बी, 1934। 1934 में हिटलर पावर में आया था इन जर्मनी। नाउ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। Now, I am Syed Saad signing off. Okay, bye.